हरियाणा की राजनीति के लौह पुरुष कहे जाने वाले एक वट वृक्ष के तौर पर हरियाणा की राजनीति में अपनी पहचान रखने वाले स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी आज 89 वर्ष की आयु में पंचतत्व में विलीन हो गए। बिंदास हरियाणा अपनी पूरी टीम के साथ उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। प्रदीप जी, अगर उनके जीवन की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको याद है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है और पूरे हरियाणा को, पूरी राजनीति को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए अजय जी, ओम प्रकाश चौटाला जी का जो जीवन है वो चाहे राजनीतिक हो चाहे वो पारिवारिक हो, वो पूरा जीवन उन्होंने संघर्षों के साथ जिया और बड़ी जीवटता के साथ उन्होंने संघर्षों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की। वो पहली बार जब वर्ष 1968 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और एलनाबाद से जब वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हारे, तो उसके बाद उस चुनाव को उन्होंने न्यायालय में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट तक वो गए और उन्होंने उस चुनाव को रद्द करवा के वर्ष 1970 में अपने संघर्ष को फलीभूत करते हुए दोबारा से वो कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पे वो निर्वाचित होकर के उन्होंने अपनी जीवटता का परिचय दिया और वहाँ से उन्होंने अपने एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उसके बाद जैसे जैसे उनका राजनीतिक जीवन आगे बढ़ता गया, उसी तरीके से राजनीतिक जीवन में उनके सामने चुनौतियां भी आती रही। वो अपने परिवार से भी उनको चुनौतियां मिलती रही हमेशा और अपने राजनीतिक विरोधियों से भी चुनौतियां मिलती रही, परंतु वो एक जीवटता के साथ उन चुनौतियों का पार पाते हुए वो 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हरियाणा ही नहीं पूरे देश की राजनीति में उन्होंने अपनी एक अलग से पहचान बनाई और एक कुशल प्रशासक के तौर पर वो हरियाणा में, मैं समझता हूँ, जाने जाते हैं और उनकी बहुत उपलब्धियां हैं एक कुशल प्रशासक के तौर पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर, जिनको हरियाणा का जनमानस हमेशा याद रखेगा। वहीं अगर हम बात करें लौह पुरुष की, जन योद्धा की, तो उस रूप को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अजय जी, ओम प्रकाश चौटाला जी के जीवन के जो पहलू हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी एक तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका एक जुड़ाव था वो विरले ही राजनेताओं में होता है। वो शायद ही हरियाणा का कोई ऐसा गांव होगा जिसमें वो ना गए होंगे और हरियाणा के जो लगभग 7,000 से ऊपर गांव हैं, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिसमें 2, 4, 5 कार्यकर्ताओं को वो नाम से ना जानते हों। और दूसरी बात, वो जैसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो जुड़ाव और एक अपनापन जो रखते थे, उसको उनके कार्यकर्ता आज भी बहुत गर्व के साथ याद करते हैं। और उसके अतिरिक्त जैसे आपने कहा कि याद रखने वाली बात है, ओम प्रकाश चौटाला जी एक बहुत अच्छे प्रशासक के तौर पे भी हरियाणा की प्रदेश में उन्होंने चलाया। जब वो वर्ष 2000 से लेकर और 2005 तक जब वो पूरी टर्म वो जब मुख्यमंत्री रहे, तो वो एक कुशल प्रशासक का उन्होंने परिचय दिया और मैं समझता हूँ वहाँ उस वक़्त उन्होंने विकास के एक नए आयाम स्थापित किए। प्रदीप जी, अगर हम बात करें कुशल प्रशासक की, तो किस तरह के किस्से आपको याद है उनके? देखिए अजय जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे बिक्री कर के मामले में जब एक फॉर्म ST 38 उन्होंने लागू किया पहली बार वैट का, और पूरे देश में हरियाणा पहला प्रदेश था जिसने फॉर्म ST 38 लागू किया बिक्री कर विभाग में, और जिससे प्रदेश की में टैक्स की चोरी कम हुई बिक्री कर की, और उससे प्रदेश का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो एक ऑल टाइम हाई गया। और ओम प्रकाश चौटाला जी जब वर्ष 2005 में सत्ता से चुनाव के बाद सत्ता से हटे, उस वक़्त प्रदेश का जो बजट था वो सरप्लस बजट था। ये एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी चीज़ जो आज वर्तमान में गुरुग्राम है,
शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस वर्तमान के गुरुग्राम को आज यहाँ तक पहुँचाने में ओम प्रकाश चौटाला का जो एक दूरदर्शी व्यक्तित्व था वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। आज गुड़गांवा जो बना, मैं समझता हूँ कि चौटाला साहब की ही देन है। तो ये जो उनका था, उसके अतिरिक्त वो लोगों के बीच में जाकर के, गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याएं जिस तरीके से वो सुनते रहे और उनका मौके पे जो हल करने की उनका कार्य प्रणाली थी, वो एक अपने आप में अलग थी। बाद में बहुत सारे उनके बाद आने वाले मुख्यमंत्रियों ने उस नीति को अपनाया जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस वक्त अपने शुरुआत की थी। प्रदीप जी, अगर हम बात करें, उनके पिताजी केंद्र में चले गए थे तो चौटाला को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो उस कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि उससे पहले भी पहला चुनाव वो हार गए थे और उपचुनाव के अंदर उन्होंने जीत हासिल की थी। देखिए अजय जी, ओम प्रकाश चौटाला जी का इस मामले में बड़ा एक अनोखा के व्यक्ति रहे। उन्होंने 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और सबसे कम समय का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी हरियाणा में उन्हीं के नाम है। एक बार वो 5 दिन मुख्यमंत्री बने, एक बार वो 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, एक बार लगभग 171 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने, और एक बार वो 1 वर्ष के लिए लगभग मुख्यमंत्री रहे, और एक बार उन्होंने वर्ष 2000 से 2005 तक वो पूरी योजना उन्होंने 5 साल की पूरी की। तो उनके नाम सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड है। और दूसरा, मुख्यमंत्री रहते हुए आम चुनाव ना लड़ने का भी उनके नाम रिकॉर्ड है, क्योंकि वर्ष 1991 में जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री थे और ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो चौधरी देवीलाल ने ये फैसला किया कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। तो जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव वर्ष 1991 का नहीं लड़ा, ये भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। तो राजनीतिक तौर पे वो एक अपने आप में एक बहुत बड़े पुरोधा थे हरियाणा की राजनीति के। तो ये विभिन्न तरीके के जो उनके रिकॉर्ड रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव हारे, राज्यसभा में रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो और जिस तरीके से प्रशासन पे उनकी जो पकड़ थी, उनकी अपनी एक याददाश्त, जो एक बहुत कम लोगों में इस तरीके की याददाश्त होती है, उस तरीके की याददाश्त की वजह से वो एक बहुत, मैं समझता हूँ सबसे उनकी जो, मैं जिस बात का उनका कायल हूँ, वो एक कुशल प्रशासक की वजह से मैं उनका कायल हूँ। प्रदीप जी, आप हमेशा उनसे जुड़े किस्सों की बात करते हैं। अगर हम पहले किस्से की बात करें तो पिता के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, जेल में रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी, उन पर 10वीं पास करने की फिल्म भी बनी थी। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए अजय जी, जहाँ तक बात है कि पिता के लिए पढ़ाई छोड़ देने की, वो एक, उससे 2 चीज़ें साबित होती हैं कि अपने पिता के प्रति समर्पण और हाजिर जवाबी। जब किसी पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, तो वो उन्होंने ये एक उनकी हाजिर जवाबी का ही वो हम कह सकते हैं कि उन्होंने तुरंत ये जवाब दिया कि मैं उस हमारे ज़माने में पिता से ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था। तो इस बात से पिता के प्रति उनका सम्मान झलकता है, और उसके बाद उनकी जीवटता झलकती है कि इतनी आयु बड़ी होने के बाद और जेल जाने के बाद, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को एक मजबूत शख्सियत के तौर पे बनाए रखा, और जेल में होते हुए उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का एक अपने अंदर जज्बा जो रखा। तो मैं समझता हूँ ये उनकी जीवटता को साबित करता है। प्रदीप जी, पहली बार तो जिद पर वो अड़ गए थे, चुनाव रद्द करवाया, फिर चुनाव जीत गए। इस किस्से को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अजय जी, ओम प्रकाश चौटाला जी के जो व्यक्तित्व की विशेषता रही है कि वो जो चीज़ ठान लेते थे उससे कभी पीछे नहीं उठते थे, और ना उसके परिणाम से वो की वो परवाह करते थे। ओम प्रकाश चौटाला जी, जैसे अब आपने कहा 1968 में जब वो चुनाव हार गए,
वो हाई कोर्ट गए उस चुनाव को रद्द करवाने के लिए, और हाई कोर्ट में जब उनके पक्ष में फैसला नहीं आया उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से उस चुनाव को उन्होंने रद्द करवाया। तो इस बात से ये प्रतीत होता है कि वो एक बड़े मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे और अपनी बात को वो किसी भी हद तक पूरा करने का मादा अपने अंदर रखते थे। ये उनकी व्यक्तित्व को साबित करता है। प्रदीप जी, उन्होंने सीएम की कुर्सी झटकी थी, इसी से परिवार में राजनीतिक दरार भी आ गई थी। देखिए अजय जी, उनको कभी भी, हालांकि वो चौधरी देवीलाल जैसी बड़ी शख्सियत के घर में जन्म लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा है। राजनीति में भी उनको कोई ऐसा नहीं रहा कि वो बहुत उनको कुछ पका हुआ कुछ मिला हो, उनको संघर्ष से ही लेना पड़ा। हालांकि जब चौधरी देवीलाल केंद्र में गए उस वक़्त उनके छोटे भाई रणजीत सिंह जी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पे थे, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी जीवटता से चौधरी देवीलाल के राजनीतिक उत्तराधिकार को अपने हाथ में लिया और उसको एक कुशल उत्तराधिकारी के तौर पे चौधरी देवीलाल जी की राजनीतिक विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा उनके संघर्ष का प्रतीक मैं मानता हूँ कि वो इस जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। प्रदीप जी, उनके किस्सों में यह बात भी आती है, सीएम बनने और कार्यकाल में पिता का रिकॉर्ड तोड़ने तक का उनका जिक्र होता है। बिल्कुल अजय जी, देखिए चौधरी देवीलाल केवल 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक बार वर्ष 1977 में बने, और जब लगभग 2 से 2.5 वर्ष के बाद चौधरी भजनलाल जी ने उनके विधायकों में बगावत करके और उनकी सत्ता छीन ली थी। और दूसरी बार चौधरी देवीलाल 1987 में जब मुख्यमंत्री बने बड़े भारी बहुमत के साथ, और उसके बाद उन्होंने केंद्रीय राजनीति में चौधरी देवीलाल ने जब प्रवेश किया और पूरे देश के विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा किया, और उस वक्त चौधरी देवीलाल देश की राजनीति की सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे, और उन्होंने वीपी सिंह जी को स्वयं जब वो चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे और उनका जब नाम का प्रस्ताव आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद वीपी सिंह जी को दे दिया। तो उसके बाद चौधरी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद बार बार संघर्षों का सामना और राजनीतिक चुनौतियों का सामना ओम प्रकाश चौटाला जी को जो करना पड़ा, मैं समझता हूँ उन चीज़ों से उनके जीवन में एक बड़ी जीवटता उनमें उभरी, और वो एक मजबूत, हर बार वो एक नए इरादे और मजबूत इरादे के साथ उभर कर आए। ये उनकी राजनीतिक शख्सियत का परिचायक है, मैं समझता हूँ। प्रदीप जी, उनके किस्सों में एक बात घड़ियों की स्मगलिंग की भी आती है। हालांकि पिता ने घर से पहले उनको बाहर निकाला था, लेकिन उसके बाद माफ भी कर दिया था। ये क्या कुछ किस्सा था? देखिए अजय जी, जहाँ तक वो घड़ियों के स्मगलिंग की बात है उसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि देखिए उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पिता चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और वैसे भी चौधरी देवीलाल कह लीजिए या ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार बहुत समृद्ध परिवार रहा है। तो जब वो एक किसी सेमिनार में भाग लेने के लिए बैंकॉक गए थे, और वहाँ से वो वापस आते हुए कुछ जो वहाँ पे घड़ियाँ और पेन उनको गिफ्ट के तौर पे मिले थे, और वो लेके आए कि यहाँ पे अपने जो मिलने वाले लोग थे या चाहने वाले मित्रों के लिए गिफ्ट के तौर पे देने के लिए वो वहाँ से वो लेके आए थे। उनको इस बात का एहसास नहीं था कि जो वहाँ पे गिफ्ट मिले हैं उनको उनके ऊपर भी कोई कस्टम ड्यूटी देनी होती है या नहीं देनी होती है। उस मामले को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते, क्योंकि उस वक्त मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, और राजनीतिक तौर पे मोरारजी देसाई और चौधरी देवीलाल की आपस में नहीं बनती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि चौधरी देवीलाल को नीचा दिखाने के लिए उस बात को मीडिया में बहुत ज़्यादा उछाला गया। हालांकि बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी उस मामले में निर्दोष साबित हुए,
तो मैं समझता हूँ वो भी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदीता का उनके ऊपर लांछन लगाया गया था। वो स्मगलिंग जैसी ऐसी कोई बात थी नहीं। वो केवल वो उपहार में मिले हुए चीज़ों को आगे उपहार में देने के लिए ही लेके आए थे। उसमें कोई उनका उद्देश्य स्मगलिंग जैसा नहीं था। और बाद में वो निर्दोष साबित हुए और तो उससे साफ हो गया था कि वो राजनीतिक लड़ाई की वजह से उनको नीचा दिखाने के लिए ऐसा काम किया गया था। प्रदीप जी, उनके किस्सों में पिता के कहने पर सीएम होते हुए भी चुनाव नहीं लड़ने का जिक्र होता है। बिल्कुल अजय जी, इस बात का मैंने पहले भी अभी जो बात कही, वर्ष 1991 में जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री थे और ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने दड़बा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, रोड़ी से उनके छोटे भाई चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव के लिए नामांकन भरा। परंतु चौधरी देवीलाल ने ये फैसला किया कि चौधरी देवीलाल के अतिरिक्त परिवार का कोई दूसरा सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बात पे उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और चुनाव मैदान से हटे। तो मुख्यमंत्री रहते हुए ये भी उनके नाम एक बिल्कुल कह सकते हैं रिकॉर्ड की बात है कि स्वेच्छा से या पिता की इच्छा से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव मैदान से पीछे हटे। प्रदीप जी, वही महम कांड हुआ था जिसके चलते 2 बार सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। किस तरह से देखते हैं उस पूरे प्रकरण को? देखिए अजय जी, जहाँ तक महम कांड की बात है, यदि हम ये कहें कि महम कांड उनकी राजनीतिक जिद का पर्याय रहा है। हालांकि उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए दड़बा से भी चुनाव लड़ रहे थे, 2 सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे। अगर वो चाहते तो महम की सीट पे चुनाव ना लड़के दड़बा से विधायक बन सकते थे, परंतु क्योंकि वो संघर्ष करने का उनका एक वो हमेशा से उनके अंदर एक मादा रहा और उस जिद के चलते उन्होंने महम से चुनाव लड़ा और उस महम में हिंसा हुई, जिसका आज मैं समझता हूँ इस मौके पे ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। तो उसमें वो उनकी एक राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक महम कांड रहा है। और एक ये बात भी है कि ओम प्रकाश चौटाला जो ठान लेते थे उसको अंत तक सिरे चढ़ाने का प्रयत्न वो हमेशा करते थे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। ये उनकी जीवटता का प्रतीक भी है। प्रदीप जी, अगर वहीं हम बात करें कंडेला कांड की, तो वो भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। गोलियों से 8 किसान मारे गए थे। उसके बाद चौटाला कभी सीएम रहते वहाँ पर नहीं गए। किस तरह से देखते हैं उस पूरे प्रकरण को आप? देखिए अजय जी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला बहुत अच्छे प्रशासक थे, उसी का परिणाम वो था। क्योंकि जब वर्ष 2000 से पहले ओम प्रकाश चौटाला जी अपनी चुनावी वायदा उन्होंने किया था कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, और उनका एक नारा था, ना मीटर रहेगा ना मीटर रीडर रहेगा। और उसके बाद जब वो चुनाव जीत करके वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद उन्होंने किसानों से जब ये कहा कि आप बिजली के बिल भरें, और इस बात पे जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने उस आंदोलन को सख्ती से दबाने का प्रयत्न किया। और उसका परिणाम ये निकला कि कंडेला में बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ और कंडेला और गुलकर्णी और राजपुरा भैंड गांव में किसान पुलिस की गोलियों से मारे गए। और उसके बाद उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उनका जो समर्थक वर्ग था वो किसान वर्ग ही था। और उस घटना के बाद किसानों में उनका काफ़ी विरोध हुआ और उसके बाद वो दोबारा से सत्ता में नहीं आ पाए। हालांकि वर्ष 2009 के चुनाव में उनकी पार्टी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। 31 सीटें उनकी पार्टी की आई थी, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। परंतु उस कंडेला का जो गोलीकांड हुआ उसके बाद वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। जी, दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। वहीं अगर हम बात करें उनके कार्यकाल की, और साथ ही साथ टीचर भर्ती घोटाले में बेटे समेत 10 साल
कैद की, तो सजा पूरी होने से पहले ही हालांकि वो रिहा हो गए थे। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए अजय जी, ये जो टीचर भर्ती घोटाले की जहाँ तक बात है, वो टीचर भर्ती घोटाला भी उनकी एक जिद के चलते जो हुआ, और बाद में चलिए उसके जो भी कारण रहे, जिस तरीके से भी रहे, वो एक अलग मुद्दा है। परंतु क्योंकि उस वक़्त जो अध्यापकों को भर्ती किया गया था, उस वक़्त जेबीटी किए हुए अभ्यर्थी उतने ही थे जितनी रिक्त सीटें थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करी। हालांकि उसमें कोई आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर नहीं लगे, प्रशासनिक अनियमितताओं के चलते हुए उनकी सजा हुई। उसमें कोई पैसे के लेन देन या कोई अन्य भ्रष्टाचार की बात नहीं थी। प्रशासनिक अनियमितताओं के चलते हुए उनको सजा हुई थी। ये भी एक बड़ी काबिले गौर बात है। और वो अध्यापक आज भी सरकारी सेवा में हैं, तो ये उनके एक जीवन में मैं समझता हूँ कि बड़ा एक आश्चर्यजनक सी बात है। क्योंकि न्यायालय का भी जो जिस तरीके से है, बहुत सारे केसेस में जब गलत भर्ती होती है तो न्यायालय जो अभ्यर्थी होते हैं उनको हटा देता है। और इस केस में अभ्यर्थी आज भी नौकरी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री और उनके प्रशासनिक अमले के लोगों को सजा हुई। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि न्यायालय का फैसला भी इस मामले में कंट्राडिक्टरी है। कोई अब तक कोई स्पष्ट इस बारे में न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि आज तक उस बात पे कुछ नहीं आया है। वो प्रशासनिक अनियमितताएं उनकी जिद के चलते ओम प्रकाश चौटाला जी की वो हुई, और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं अगर हम बात करें दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने के नारे लगे, तो चौटाला ने मंच से ही दोनों भाइयों को पार्टी से निकाल दिया था। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, जब दुष्यंत चौटाला को गोहाना की रैली में जब ये नारे लगे, ओम प्रकाश चौटाला जी उस वक़्त जेल में थे, और जेल से बाहर आकर के उस रैली में वो ओम प्रकाश चौटाला जी आए और उनके सामने जब ये नारे लगे, तो देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो एक अनुशासनहीनता थी। और ओम प्रकाश चौटाला जी जैसा सख्त मिजाज व्यक्ति इस तरीके की अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस तरीके की उम्मीद, अनुशासनहीनता की उम्मीद नहीं रख सकता, और वो ना वो सहन करने का उनका स्वभाव था। तो इसलिए उन्होंने उस अनुशासनहीनता की वजह से दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को पार्टी से निष्कासित किया, और अंत तक उन्होंने इस बात के लिए दुष्यंत को माफ़ नहीं किया। उन्होंने अब बाद में भी उन्होंने अपने जब भी उनके इंटरव्यू हुए प्रेस के साथ, उन्होंने बार बार यही बात कही कि मैं गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करता। तो वो उस बात फैसले पे अडिग भी रहे। तो मैं समझता हूँ वो उनका एक मजबूत व्यक्तित्व का परिचायक था। उन्होंने परिणाम की ये बारे में ना सोचते हुए एक कठोर फैसला लिया अनुशासनहीनता को काबू करने के लिए। परिणाम चाहे उसका कुछ भी रहा हो, राजनीतिक तौर पे उनको इस बात का नुकसान भी उठाना पड़ा। उसके बाद से उनकी पार्टी आईएनएलडी को बड़ा नुकसान हुआ। राजनीतिक तौर पे आईएनएलडी उस झटके से आज तक नहीं उबर पाई, परंतु फिर भी उन्होंने एक कठोर फैसला लिया जो उनके व्यक्तित्व को साबित करता है। वहीं अगर हम बात करें उनके पूरे राजनीतिक जीवन की या उनके एक आदर्शों की, तो किस तरह से देखते हैं हरियाणा की राजनीति पर उनके राजनीतिक जीवन को? देखिए अजय जी, जहाँ तक ओम प्रकाश चौटाला जी का जो जीवन है उसको दो तीन पहलू से हम देख सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी एक बहुत अच्छे प्रशासक थे, जिसके मैं बार बार ये बात कहता हूँ। मेरा एक अपना निजी अनुभव उनके साथ रहा है। मैंने एक बार उनको एक प्रार्थना पत्र दिया, एक कन्या पाठशाला के सामने की सड़क को बनाने का। जैसे ही मैंने उनको ये कहा कि जी कन्या पाठशाला की सड़क बड़ी ख़राब रहती है और बच्चियों को स्कूल में जाने में बड़ी दिक्कत होती है, उन्होंने बिना एक
पल गवाए, बिना एक सेकंड सोचे, बराबर में उनके उपायुक्त महोदय बैठे हुए थे, उन्होंने एकदम से ये कहा कि भाई कन्या पाठशाला की सड़क बनवाओ, और उनके आदेश के ऊपर बिल्कुल पालना हुई और वो सड़क बनी। तो मैं समझता हूँ ये उनकी प्रशासनिक कार्यकुशलता थी। और दूसरी, जहाँ तक आपने बात कही राजनीति की, देखिए आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें जितने भी नेता हैं उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शागिर्द रहे हैं। आप ये देखिए, चाहे आज प्रदेश में मंत्री रणबीर गंगवा हों, चाहे विधानसभा के उपाध्यक्ष के कृष्ण मिड्डा जी हों, या कांग्रेस पार्टी में जितने डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान हों, इस तरीके के लोग जितने भी हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शागिर्द रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि और इनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी ओम प्रकाश चौटाला जी का अन्य पार्टियों में रहते हुए भी नाम सम्मान के साथ लेते हैं। तो उनका ये भी एक उनके राजनीतिक जीवन का एक पहलू है। और दूसरी चीज़ ये है कि हालांकि वो अब जीवन के अंतिम पड़ाव के दौरान वो राजनीतिक तौर पे भी INLD काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर भी बेशक जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो बाद में JJP में चले गए, उन्होंने कभी भी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में किसी तरीके का कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की, और हमेशा से ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम उन लोगों ने हमेशा सम्मान से ही लेते रहे हैं। तो ये उनके राजनीतिक जीवन का एक ये पहलू है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं को वो बिल्कुल लगातार जुड़े रहे। और आप ये देखिए कि 89 वर्ष की आयु में वो आज से जो थोड़ा समय पहले अक्टूबर के महीने में जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, वो चुनाव प्रचार करने के लिए भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए पूरे प्रदेश में गए। तो ये भी उनकी एक जीवटता का प्रतीक है, और इसी वजह से कार्यकर्ता उनके साथ हमेशा से जुड़े रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की इच्छा शक्ति विरले ही राजनीतिक लोगों में होती है जो ओम प्रकाश चौटाला जी में रही है। जी बिल्कुल। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें उनके स्वर्गवास की, तो क्या लगता है आने वाले समय में ऐसा दमदार, जुझारू और जिस प्रकार से आपने कहा कि कुशल प्रशासक नेता देखने को मिलेगा? देखिए अजय जी, वर्तमान समय में मुझे नहीं लगता कि उस तरीके का ओम प्रकाश चौटाला जी जैसा व्यक्तित्व कोई हरियाणा में ऐसा है जिसमें इस तरीके के गुण हों कि वो बहुत कुशल प्रशासक, हाजिर जवाबी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों भाषाओं के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। और देखिए हरियाणा प्रदेश में जो हमारी हिंदी है उसमें कहीं ना कहीं हरियाणवी भाषा का पुट आता है, परंतु ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। और हालांकि उनकी शिक्षा इतनी नहीं थी, औपचारिक शिक्षा का उनके जीवन में अभाव रहा, परंतु वो सही मायने में विद्वान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक जो उनमें सीखने की जो इच्छा थी, उन्होंने दुनिया में लगभग 100 से ऊपर देशों की यात्राएं की। और मैं आपको एक दो बात उनकी बताना चाहूँगा। उन्होंने अफ्रीका के बहुत सारे देशों में वो गए, और वहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे कोई टूरिस्ट के तौर पर नहीं जाते थे, वहाँ पे वो एक सीखने के लिए वहाँ की कल्चर, वहाँ का भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनको बड़ा गहराई से उनका वो अध्ययन करते थे। मैं आपको उनका एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। एक बार वो अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देशों के दौरे पे गए, और जब वो वापस लौटे तो मुझे एक बात बड़ी याद है। उन्होंने कहा कि अगला आने वाला समय अफ्रीका महाद्वीप का है। तो जब उनसे बात पूछी गई कि अफ्रीका तो बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, तो कहते हैं अरे वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो कृषि के लिए जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है। उन्होंने विशेष तौर पे एक देश है मोजाम्बिक का उन्होंने उदाहरण दिया
कि वहाँ पे 1 एकड़ में 1200 क्विंटल तक गन्ना हो सकता है और मोजाम्बिक में कोई शुगर मिल नहीं है। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी जैसा व्यक्ति एक अफ्रीका के एक छोटे से देश का उदाहरण देते हैं और उनका वो पूरा उनके पास जो पूरी दुनिया के देशों का उनके पास एक ज्ञान का भंडार था और औपचारिक शिक्षा ना होते हुए भी उन्होंने अमेरिका जैसे देश की और इंग्लैंड जैसे देशों की जो दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो हार्वर्ड है, चाहे वो बर्कले है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी वो गए अपने संपर्क सूत्रों के पास और उन्होंने वहाँ पे समझने का प्रयत्न किया कि वहाँ की शिक्षा पद्धति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का परिस्थितियाँ उन्होंने समझने की कोशिश करी। इस तरीके की मैं समझता हूँ जीवटता बहुत कम लोगों में होती है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का व्यक्तित्व हरियाणा में कोई निकट भविष्य में कोई होगा। तो तमाम जो लोग अभी बिंदास हरियाणा के माध्यम से आपको सुन रहे थे और जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि बिंदास हरियाणा की पूरी टीम पूर्व मुख्यमंत्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती है, तो क्या अंतिम शब्दों के रूप में आप समाप्त करना चाहेंगे? देखिए अजय जी, ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक जाना माना नाम थे। आज हमारे बीच नहीं रहे, हमारे प्रेरणा स्रोत के तौर पे वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से जो क्षति हुई है, भगवान उनके परिवार को उस क्षति को सहन करने की शक्ति दे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। इसके साथ ही हम ये कामना करेंगे कि उनके परिवार में या प्रदेश में इस तरीके का व्यक्तित्व कोई अन्य पैदा हो जो प्रदेश को एक नई दिशा दे सके। इसके साथ ही हम फिर से एक बार ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।